नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2023 की एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल डीड के बारे में, जिसे हम सरल हिंदी भाषा में बैनामा के नाम से जानते हैं। देखिए, कई बार लोग जब मुझसे कॉल पर कंसल्ट करते हैं, उनका एक क्वेश्चन लगातार बना रहता है कि सर, हमारे पिताजी से, हमारे दादा से या फिर किसी संपत्ति में जो हमारा हिस्सा बनता था, बिना हमारी परमिशन लिए धोखे से बेच दिया गया। अब ऐसी स्थिति में जो वह हमारी संपत्ति बेच दी गई, क्या उसे हम आज भी वापस पा सकते हैं? अगर हमें यहां पर धोखे में रखकर संपत्ति हमसे अपने नाम करवा ली गई, तो कौन सी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट यहां पर हमारे काम आने वाली? अब दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप ये कंप्लीट देखते हैं, तो यहां पर अगर आप लोगों से धोखे से सेल डीड करवाई गई है, तो ये मेरा वादा रहा कि आज की जजमेंट से आप उस सेल डीड को वापस पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की जो सेल डीड है उसे कैंसिल करवाकर संपत्ति वापस पाना चाहते हैं, तो कौन सा केस वहां पर करना होगा? ऐसा तो नहीं कि आप गलत केस फाइल कर दें, अपना पैसा, अपना समय वहां पर बर्बाद कर दें, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ तमाम जजमेंट है। इसके अलावा साल 2023 में जो लेटेस्ट जजमेंट आई है, उसमें यही क्लैरिफिकेशन दी गई है कि अगर एक सेल डीड को कैंसिल करवाया जाएगा, तो किस व्यक्ति को कौन सा केस कोर्ट में डालना पड़ेगा। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये सभी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मेरे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मेरे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जब कभी भी सेल करने की बात आएगी, यानी कि प्रॉपर्टी को बेचने की बात आएगी, तो वैलिड माध्यम कौन सा होता है? सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस बारे में बात करता है। मात्र 1 मिनट लगाकर आपको यह सेक्शन में पहले समझा दूं, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस सेक्शन में बताया है कि प्रॉपर माध्यम क्या होगा प्रॉपर्टी को बेचने का। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 54 आपको नजर आ रहा होगा, यह बात करता है सेल के बारे में। देखिएगा, सेल क्या है? सेल ओनरशिप को ट्रांसफर करना है, यह ध्यान दीजिएगा, इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड, यानी कि जिसके बदले में पैसा पे किया जाएगा, और प्रोमिस किया जाएगा, और पार्ट पेड, यानी कि कुछ पैसा शुरू में दिया जाएगा, एंड पार्ट प्रोमिस्ड, और कुछ पैसा बाद में दिया जाएगा प्रोमिस करते हुए। अब सेल किस तरीके से की जानी चाहिए यह भी लिखा है। अगर एक टेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि अचल संपत्ति है, जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन में उसे केवल और केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही बेचा जाएगा। अब सबसे पहले तो आपकी कंफ्यूजन यही दूर हो गई कि अगर आप लोगों से किसी ने संपत्ति हड़प ली है और उसे वो रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए, तो यहीं पर आधा काम आपका हो गया, वो उसका मालिक माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि सेक्शन 54 कहता है कि अगर 100 रुपए या उससे ऊपर की कोई संपत्ति है, तो उसको केवल और केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से खरीदा जाएगा। नाउ यह केस केवल और केवल 3 से 4% के मामलों में होता है, जब लोग रजिस्ट्री नहीं करवाते। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों से धोखे से रजिस्ट्री भी करवा ली, तो उसके लिए भी एक बेहद बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। सबसे पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर कर देता हूं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या क्लैरिफिकेशन दी थी। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर जजमेंट का नाम है केवल कृष्ण, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर देखिएगा
2033, 2036 और 2016 और साल 2021 की ये जजमेंट है। अब आखिरकार इस जजमेंट में क्या स्पेशल था मैं आपको बताता हूं। देखिए, कई बार लोग धोखे से सेल डीड करवा तो लेते हैं, पर पैसों का कोई लेन देन ही नहीं होता, पैसे दिखा ही नहीं जाते। देखिए, लिख तो दिया जाता है कि 20 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी गई, फिर पैसा कहां है? क्या कोई चेक है? क्या बैंक में कोई डिपॉजिट हुआ है अमाउंट, या फिर सारा का सारा कैश है? अगर कैश की बात आ गई तो क्या सामने वाला व्यक्ति तो ऐसा ही नहीं कि जितने उसने पैसा कभी जिंदगी में इतना देखा ही ना हो और उस पैसे के थ्रू वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो सेल करी जा रही है प्रॉपर्टी, जो धोखे से अपने नाम करवा रहा है, वो नाबालिग होता है। कई बार देखा जाता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बेरोजगार है। अब जब वो व्यक्ति बेरोजगार है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे उस प्रॉपर्टी को खरीद लेगा? ये चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होती है लोगों के फेवर में। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा था। ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति को सेल किया जा रहा है, तो वहां पर वो प्राइस के बदले में ही होना चाहिए। अब प्राइस जो है हो सकता है वो फ्यूचर में भी पेएबल हो, पर इट मे बी पार्टली पेड, यानी कि उसको कुछ पार्टली शुरू में देना होगा, एंड रिमेनिंग पार्ट कैन बी मेड पेएबल इन फ्यूचर, और जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ पैसा, वो फ्यूचर में भी दिया जा सकता है। पेमेंट ऑफ प्राइस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल। अगर यहां पर पेमेंट की जा रही है प्राइस की, वही सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है किसी भी सेल का, जो सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कवर किया है। अगर एक सेल डीड की जा रही है अचल संपत्ति बिना किसी पैसे के, तो वो कानून के नजर में सेल मानी ही नहीं जाने वाली, यानी कि कानून उसको कंसीडर ही नहीं करेगा कि वहां पर सेल हुई है। प्रेजेंट केस के अंदर सेम यही सिचुएशन बनी, एक व्यक्ति से पावर ऑफ अटॉर्नी ले तो गई, पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के बाद उस व्यक्ति ने एक सेल डीड अपने बच्चे के नाम कर दी और एक अपनी पत्नी के नाम कर दी। सबसे बड़ी चीज, बच्चे नाबालिग थे, पत्नी के पास कमाई का कोई सोर्स ही नहीं था, तो यहीं पर यह कंसीडर हुआ कि यह सेल डीड तो धोखे से की गई, जब पैसा ही नहीं लिया दिया जा रहा, तो जो सेल करने के प्रोविजन है वो कैसे मीट होंगे? तो ये सेम अप्रोच आप अपने केस में भी अपना सकते हैं। अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो ये अप्रोच अपनाकर, ये रेलिवेंट जजमेंट का रेफरेंस देकर आप अपने फेवर में अपनी प्रॉपर्टी वापस पा सकते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर क्या हुआ, हमें शुरू में तो कुछ पैसा दे दिया, पर एक मोटा अमाउंट यानी कि 70%, 80%, 90% पैसा आज तक नहीं दिया, वो व्यक्ति धोखा दिया जा रहा है कि दे दूंगा, 6 महीने में दे दूंगा। क्या उस सेल डीड को हम आज भी कैंसिल करा सकते हैं? अब ये चीज मैं एक रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर कर दूं, क्योंकि देखिए, एक होता है मैं आपको मौखिक रूप से समझा दूं, एक होता है आपके पास जवाब रेलिवेंट जजमेंट के साथ हो, उस चीज की ज्यादा वैल्यू होगी दोस्तों। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है, एक बार देखिएगा दोस्तों। जजमेंट का नाम है विद्याधर वर्सेस मणिक राव, साल 1999 की जजमेंट है, 3SC 573 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर यही कहा गया था, नॉन पेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ सेल प्राइस वुड नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ सेल, यानी कि अगर एक पार्ट, एक बचा हुआ अमाउंट पे नहीं किया गया, तो इससे सेल डीड को हम अवैध नहीं कह सकते। वंस द टाइटल इन द प्रॉपर्टी हैज ऑलरेडी पास, अगर एक बार जो टाइटल है प्रॉपर्टी का वो पास हो गया, इवन इफ द बैलेंस सेल कंसिडरेशन इज नॉट पेड, और बचा हुआ पैसा अगर बाद में नहीं दिया जा रहा, तो सेल कुड नॉट बी इनवैलिडेटेड ऑन दिस ग्राउंड। तो ऐसी कंडीशन में उस सेल डीड को इनवैलिडेट हम नहीं कर सकते। हाँ, धोखा हुआ है, चीटिंग से कराई है, फोर्जरी तरीके से कराई है, वो अलग चीज है, पर अगर केवल इतना पॉइंट आप रख रहे हैं कि हमें पूरा पैसा नहीं दिया, तो उससे सेल कैंसिल नहीं होगी, सेल डीड नहीं कैंसिल होगी। हाँ, आप अपना पैसा विद इंटरेस्ट के साथ वापस पा सकते हैं, पर उससे सेल को कैंसिल नहीं करवा सकते। यह चीज मैंने यहां पर रेलिवेंट जजमेंट के साथ आपको क्लियर कर दी। अब दोस्तों, यहां से आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से आप एक रजिस्टर्ड सेल डीड तक को कैंसिल करवा सकते हैं। अब साल 2023 की एक बेहद बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर यही क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर एक सेल डीड को कैंसिल कराने की बात आएगी, तो कौन सा केस करना होगा? अगर आप खुद सेल डीड के अंदर पार्टी थे, तब आपको कौन सा केस करना है? अगर आपकी प्रॉपर्टी धोखे से बेची गई, आपको पार्टी नहीं बनाया गया, आपके साइन ही नहीं लिए गए, तब आपको कौन सा केस फाइल करना है? बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। एक बार इसका केस टाइटल आप ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों। जजमेंट का नाम है फातिमा बीबी, प्रेजेंट केस में जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस अब्दुल रहमान जो रिस्पोंडेंट है। इसका RSA नंबर ध्यान दीजिएगा 250 ऑफ 2020, और डेट ऑफ जजमेंट है 5 अक्टूबर साल 2023, यानी कि बिल्कुल पिछले महीने की जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब केस के फैक्ट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वीडियो को बड़ी ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर
एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बंटवारे को लेकर केस हुआ है, जहां पर प्लेंटिफ का कहना है कि हमारी कुछ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसके अंदर मुझे हिस्सा चाहिए जितना भी मेरा बनता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, डिफेंडेंट नंबर 2 और डिफेंडेंट नंबर 4 ये प्लेंटिफ के ही ब्रदर है, जबकि डिफेंडेंट नंबर 1 प्लेंटिफ की मदर है। बस ऊपर तरीके से ध्यान रखिएगा। अब यहां पर केस क्या आ रहा है कि प्लेंटिफ ने तो बंटवारे की मांग कर दी, जबकि डिफेंडेंट का कहना है कि सर जो प्लेंटिफ प्रॉपर्टी में बंटवारे की मांग कर रहा है वो प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो ऑलरेडी हमारे पिताजी बेच चुके हैं, और अगर वो प्रॉपर्टी बिक चुकी है तो वो आज बंटवारे के लिए अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में प्लेंटिफ का कहना है कि भाई देखिए, प्रॉपर्टी बेची है कोई बात नहीं, पर उस प्रॉपर्टी को जब सेल किया जा रहा तो मुझे पार्टी तो नहीं बनाया, जबकि मैं भी उसके अंदर पार्टी होना अनिवार्य था क्योंकि मेरा हिस्सा बनता था। और अगर मुझे पार्टी नहीं बनाया गया तो मैं क्यों उस प्रॉपर्टी को इसमें वैलिडेट मानूं, मैं क्यों उसको यहां मेंशन ना करूं। अब देखिए, प्लेंटिफ ने अपने तर्क को रेलिवेंट दिखाने के लिए एक रेलिवेंट जजमेंट का ही रेफरेंस दिया। डिस्प्ले पर देखिएगा, जजमेंट का नाम था दोस्तों संकरन वर्सेस वेलुकुटी, साल 1986 की जजमेंट है। यहां पर प्लेंटिफ अगर सेल डीड के अंदर पार्टी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वो उस डॉक्यूमेंट को इग्नोर भी कर सकता है, यानी कि भले वो सेल डीड में पार्टी नहीं है तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो सेल डीड वाले डॉक्यूमेंट को इग्नोर करके बंटवारे के लिए मांग कर सकता है। अब यही चीज प्लेंटिफ ने की और ट्रायल कोर्ट ने भी यहां पर इसको सही ठहराया। अब दोस्तों, यहां पर ट्रायल कोर्ट ने आदेश यही दिया कि सभी संपत्ति में बंटवारा हो जाना चाहिए। अब इस चीज को अपील ले जाते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अब ये मैटर आ गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बेची गई है, भले प्लेंटिफ को पार्टी नहीं बनाया और वो नेसेसरी था पार्टी बनना, तो क्या उसको सीधा पार्टीशन किया जा सकता है जबकि प्रॉपर्टी सेल डीड के माध्यम से आगे बेची जा चुकी है। अब सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट का रेफरेंस दिया है। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर देता हूं। जजमेंट का नाम था सुरीत सिंह @ सरदूल सिंह वर्सेस रणधीर सिंह एंड अदर, साल 2010 की जजमेंट है। यहां पर यही कहा गया कि जो सेल डीड के अंदर एग्जीक्वेंट है, अगर एग्जीक्वेंट कौन होता है, जो सेल डीड के अंदर खुद पार्टी होते हैं, वो सेल डीड को अगर एनल करना चाहते हैं, मतलब कैंसिल कराना चाहते हैं, तो उनको कोर्ट में कैंसिलेशन ऑफ डीड की केस फाइल करना पड़ेगा। अगर एक नॉन एग्जीक्यूएंट है, यानी कि जो पार्टी होने चाहिए थे पर उनको पार्टी नहीं बनाया, बेसिकली जो सेल डीड के अंदर जिनके साइन नहीं है, जो पार्टी नहीं है, वो अगर सेल डीड को कैंसिल कराना चाहते हैं तो उनको एक डिक्लेरेशन सूट डालना पड़ेगा जहां पर यह दिखाना पड़ेगा ये सेल डीड इनवैलिड है, इलीगल है, उसके ऊपर बाउंड नहीं होती। ये रेलिवेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की थी। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पर यही कहा कि प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ ने सेल डीड के कैंसिलेशन के लिए डिक्लेरेशन तो डाला ही नहीं, सीधा पार्टीशन की मांग कर दी, तो क्या ये पार्टीशन सूट वैलिड होगा? जी नहीं दोस्तों। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर आप लोगों का हिस्सा बनता है और उसको धोखे से बेच दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले डिक्लेरेशन सूट डालकर उस सेल डीड को इनवैलिड कराना पड़ेगा। उसी के बाद आप संपत्ति में जो आपका हिस्सा बनता है किसी को बेच सकते हैं या उस संपत्ति पर अपने जो हिस्सा बनता है उसको अपना पार्टीशन करा सकते हैं। यह चीज यहां से आपको क्लियर हो गई होगी। हां, अगर आपके धोखे से साइन कराकर धोखे से कुछ और कहकर ले जाया गया और रजिस्ट्री करा ली, ऐसी कंडीशन है तो आप कैंसिलेशन ऑफ डीड के लिए जा सकते हैं। रेलिवेंट जजमेंट साल 2023 की जजमेंट, 3 से 4 बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट मैंने आज की वीडियो में सरल सी सरल भाषा में आपको क्लियर की। यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि रेलिवेंट कौन सा आपको केस करना होगा अगर आप सेल डीड की कैंसिलेशन में जाना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मेरे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।